दोस्तों नमस्कार। राजेश चेतन, प्रेसिडेंट एफपीआईटी, फाइनेंशियल प्रोफेशनल राउंड टेबल। इंश्योरेंस और फाइनेंस से जुड़े हुए जो प्रोफेशनल्स हैं ये उनका साझा मंच है। यहाँ पर ट्रेनिंग होती है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की हम लोग लगातार ट्रेनिंग करते हैं। आज साथियों, दुर्घटना बीमा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जो कि एक बहुत बेसिक इंश्योरेंस है, बहुत जरूरी इंश्योरेंस है, जिसके बारे में अधिकांश अभिकर्ता नहीं जानते। आज का सत्र जो हम कर रहे हैं वह मनीषा सुब्रमण्यम, विपुल इंश्योरेंस ब्रोकर्स की सीईओ हैं। आज वो हमारे बीच में हैं और आज हम बात करेंगे दुर्घटना बीमा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में। और इस सत्र का संचालन करेंगे राघव जैन। राघव जैन बिमटेक से एमबीए हैं इंश्योरेंस में और 8 वर्ष स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस का जॉब करने के बाद सेल्स मैनेजर के रूप में काम करने के बाद आजकल अपना काम कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम सत्र की तरफ बढ़ते हैं और मैं आज की वक्ता को आमंत्रित करता हूं और राघव से कहूंगा कि वो सत्र का संचालन करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एफपीआरटी के आज के सेशन में आप लोगों का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी एफपीआरटी की कक्षा की शुरुआत सरस्वती वंदना से करते हैं। तो मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सरस्वती वंदना प्ले करें। सेशन में आप लोगों का पुनः स्वागत है। हम लोगों का इस सेशन में हम अपनी शुरुआत सरस्वती वंदना के बाद शेयरिंग से लेते हैं। तो मैं किसी भी पार्टिसिपेंट की किसी की भी कोई शेयरिंग है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि या तो अपना डिजिटल हैंड रेज कर दें या अपना एक बार अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं और शेयरिंग कर सकते हैं। जो आपने पिछले हफ्ते में कुछ अच्छा काम किया है, कोई अच्छी शेयरिंग रही है या कोई ऐसी लर्निंग रही है जिससे आपको फायदा हुआ और इस ग्रुप को फायदा हो सकता है उससे, तो वो अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं या आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। राठौर जी, कोई शेयरिंग नहीं है भाई, कोई शेयरिंग नहीं है। लॉकडाउन की वजह से किसी की शेयरिंग नहीं है। लॉकडाउन की वजह से किसी की शेयरिंग नहीं है। कोई बात नहीं। तो मैं आज का सेशन जो आज हमारे जो स्पीकर हैं मैडम मनीषा सुब्रमण्यम, उनके विषय में बात करने के लिए मैं अब से आगे की जो कार्यवाही है वो राघव जैन, जो हमारे प्रधान सर राजेश चेतन जी के बड़े सुपुत्र हैं, मैं ये उनको देता हूं कि वो आज का सेशन शुरू करें और वो मैडम मनीषा को इंट्रोड्यूस भी करेंगे और उनके साथ इंटरेक्शन भी करेंगे, जिससे कि हम आज का जो सेशन है हेल्थ नो अबाउट द पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। मेरी आप लोगों से विनती है, यदि आप लोगों के पास 1-2 मिनट के अंदर अपना ना पेन एक अपना पैड और एक पेन जरूर रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें मैडम बताने वाली हैं जो हम लोगों को इंस्टेंटली तो याद रहेंगी, लेकिन वो हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भूल जाएंगे। तो यदि आपको ठीक लगता है तो आप प्लीज अपने पास एक पेन और पैड रख लीजिएगा। और मैं ओवर टू राघव, आप अब आगे यहाँ से लेकर के आप आगे इस सेशन को चलाएंगे और 8:45 के आसपास हम क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे। अपना चैट बॉक्स देते रहिएगा, यदि आपको लगे कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप नोट करते रहिएगा और जब आपको ठीक लगे उस टाइम उस क्वेश्चन को पुट कर दीजिएगा। ओवर टू राघव प्लीज। थैंक यू अतुल भैया। राजेश जी, इफ यू कुड गिव को-होस्टिंग राइट्स टू मी एंड मैम, हमको अगर आप को-होस्ट बना देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। आप सब कुछ कर सकते हो, सारी परमिशन दे रखी है आपको भी और मैडम को भी। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत बहुत खास है। हमारे बीच मैम मनीषा सुब्रमण्यम मौजूद है। मनीषा मैम
विपुल इंश्योरेंस ब्रोकर्स की सीईओ एंड प्रिंसिपल ऑफिसर है। आई डोंट थिंक इंडिया में कोई ब्रोकिंग हाउस है जिसमें कोई फीमेल लीड कर रही हो एंड 50 करोड़ से ऊपर का बिजनेस हैंडल कर रही हो। सो इट इज अ वेरी प्राउड मूवमेंट एंड इट इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एफपीआरटी कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। मनीषा मैम मैकेनिकल इंजीनियर है। मनीषा मैम एमबीए इन फाइनेंस है। उन्होंने फॉरेक्स और ट्रेजरी मैनेजमेंट के अंदर भी कोर्स किया है। मैम ने अपना करियर अशोका लेलैंड कंपनी से स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने एसकेएस लिमिटेड करके कंपनी में स्ट्रैटेजी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी लीड किया। एंड आप लोगों ने नाम सुना होगा मेडसेफ टीपीए का, मेडसेफ MEDSAVE। सो 2002 में मेडसेफ का क्लेम डिपार्टमेंट मैम ने स्टैब्लिश किया। जब मेडसेफ टीपीए को लाइसेंस मिला, सो 2002 से 2005 तक उसका एंटायर क्लेम प्रोसेस, क्लेम्स डिपार्टमेंट सब कुछ मैम ने स्टार्ट किया। एंड 2005 से उन्होंने विपुल इंश्योरेंस ब्रोकर्स का लाइसेंस अप्लाई किया एंड वो ब्रोकिंग फर्म स्टार्ट हो गई। एंड आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जो विपुल टीपीए है, विपुल टीपीए के जो सीईओ है वो मैम के हस्बैंड है राजन सुब्रमण्यम जी। कुछ और बातें मैम के बारे में, मैम के घर में 1000 से ऊपर बुक्स का एक संग्रह है। मैम को पोइट्री में बहुत रुचि है। मैम के फेवरेट पोएट्स रामधारी सिंह दिनकर एंड दुष्यंत जी हैं। मैम को थिएटर्स का, प्लेस का बहुत शौक है एंड मैम खुद भी कविताएं लिखती है, बट वो हम किसी और दिन सुनेंगे। एंड मैं जब भी कभी भी क्लेम्स में कहीं फंसता हूँ, मुझे कोई ओपिनियन चाहिए होता है हेल्थ इंश्योरेंस पे, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पे, तो मैम हमेशा एक फोन कॉल दूर होती है। सो मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी कुछ 100 के आसपास पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कि वो प्लीज चैट बॉक्स में मैम को वेलकम करें एंड हम लोग ये सेशन स्टार्ट करेंगे। मैम पहले मैं 15-20 मिनट आपको दूंगा कि आप पीए पॉलिसी के ऊपर एक बेस तैयार कर दें, उसके बाद हम लोग Q&A करेंगे मैम। सो जो प्रेजेंटेशन है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। ओवर टू यू मैम। मनीषा मैम, ma'am, you need to unmute, yeah. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Yes. Okay, I said, I was saying that thank you so much for such an elaborate introduction. इतना कुछ great भी नहीं है। 50 crore is a बहुत छोटा सा basket है हमारा। There are much larger brokers, but एक चीज हम स्पेशलाइज करते हैं एक चीज में कि वी आर सिंसियर, और जो भी हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम बोले या उसको हम डिलीवर करें। आई थिंक इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस यही रखता है कि हम जो भी कमिट करते हैं, जो भी प्रोमिसेस करते हैं अपने क्लाइंट को, पूरा नॉलेज के साथ कमिट करें और डिलीवर करें। सो आज का जो सेशन है दैट इज ऑन पर्सनल एक्सीडेंट एंड पर्सनल एक्सीडेंट दुर्घटना होती रहती हैं। हमने अपने साथ या किसी और के साथ जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ ना कुछ, या हम ट्रैवल कर रहे हो या कोई ट्रैवल कर रहा हो, कोई रोड पे हो, हमने देखी है या खुद भी एक्सपीरियंस करी है कई बार। और जो एक्सीडेंट हैं या दुर्घटनाएं हैं, ये दीज आर दी मतलब कभी भी बोल के नहीं होती मैडम, कभी भी हमें इसका वी विल नेवर नो कि कब क्या होने वाला है। सो द बेस्ट थिंग इज कि हमें वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी एक्सीडेंट। नाउ इन इंश्योरेंस जब हम एक्सीडेंट की बात करते हैं या एक्सीडेंट कवर की बात करते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर हैज टू बी एन एक्सटर्नल इम्पैक्ट। मतलब कोई बाहरी चीज से इम्पैक्ट होना जरूरी, जैसे कि कार एक्सीडेंट है या कोई पत्थर हमारे ऊपर गिर जाता है या हम खुद पहाड़ से गिर जाते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सीडेंट। कि कोई ऐसी चीज जो वायलेंट हमारे साथ हो।
अगर हम रोड पे चल रहे हो, आंधी आ रही हो, हमारे ऊपर पेड़ गिर जाए, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सीडेंट। कोई हमारे ऊपर पत्थर फेंक दे, चाहे वो जान के भी फेंके, और हमारे सिर में चोट लग जाए और हम 4 दिन के लिए हॉस्पिटल में चले जाएं, दैट्स आल्सो एन एक्सीडेंट। सो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस और ये बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। So, पहले मैं I would like you to understand and begin from the fact कि accident insurance शुरू कैसे हुआ। Accident insurance actually शुरू हुआ technically in 1850, but इसका जो महत्व या हम लोगों को इसलिए पता चला because you know जब हम ट्रैवल करते हैं, इनफैक्ट इन रेलवेज या एयरलाइंस बहुत मास स्केल में जब एक्सीडेंट्स होते हैं, आपको पता है कि रेलवेज में हमारा एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। अगर मैं रेलवे के थ्रू जा रही हूँ तो आई एम कवर्ड अंडर माय टिकट ऑटोमेटिकली। लेकिन ये शुरू हुआ इन 1850 बिकॉज देयर वर मास एक्सीडेंट्स रिपोर्टेड इन इंग्लैंड एंड दे रियलाइज कि उनको अपने जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए कोई इंश्योरेंस होना चाहिए। सो उन लोगों ने दे बिल्ट इंश्योरेंस इन द टिकट इटसेल्फ। जिस तरह अभी हम या बहुत सालों से इंडिया में भी या वर्ल्ड ओवर हम टिकट्स में अपनी इंश्योरेंस पे करते हैं, हमारी इंडियन रेलवेज में टिकट के अंदर जो कॉस्ट है रेलवे का, इट्स 92 पैसे इंक्लूडिंग जीएसटी। और उसमें अगर रेलवे में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वी आर एंटाइटल्ड या हमारे नॉमिनीज आर एंटाइटल्ड टू गेट 10 लाख रुपीज फ्रॉम दैट 1 rupee. So the difference between life insurance and accident insurance. लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी अगर डेथ हो जाती है, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो चाहे नॉर्मल डेथ हो, आपको 10 लाख, सपोज 10 लाख का कवर है तो 10 लाख मिल जाएगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में डेथ्स ड्यू टू एनी रीजन आर कवर्ड, और एक्सीडेंट इंश्योरेंस में डेथ या डिसेबिलिटी ओनली बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से फॉलो करते हुए कोई भी चीज, कोई भी नुकसान होता है हमारी बॉडी को, बॉडीली डैमेज, और उस बॉडीली डैमेज की वजह से फाइनेंशियल नुकसान की पूर्ति होती है। सो लाइक एयरलाइंस में ऑल्सो वो लोग बिल्ड करते हैं, कई बार वो चॉइस भी देते हैं कि आप अपने टिकट में एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर कर लो, बट इन एनी केस इट इज ऑल्सो बिल्ट इन द टिकट। दिस इज फॉर एन इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत पहले क्या, कुछ साल पहले मुझे भी नहीं पता था कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस रेलवेज में बिल्ट है, जस्ट फॉर अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ ₹1। सो बेसिकली एक्सीडेंट जब होता है तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सपोज कोई ट्रैवल कर रहा है बाय रोड एंड एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी कार या उसके स्कूटर से बहुत वायलेंट इम्पैक्ट से क्या क्या चीजें हो सकती है, व्हाट आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज। वन इज द पर्सन को डाई, डेथ हो सकती है। दूसरा, वो बंदा सर्वाइव कर गया और उसके हाथ पैर टूट गए। तीसरी चीज हो सकती है कि उसके हाथ पैर पूरे नहीं टूटे, एक उंगली चली गई या एक अंगूठा चला गया या साइड थोड़ी सी चली गई, कुछ स्मॉल डिसेबिलिटी हो गई। चौथी चीज ये हो सकती है कि वो हॉस्पिटल में उसकी टांग तो टूटी और वो हॉस्पिटल में 6 महीने के लिए रहा और उसके बाद वो ठीक होके घर आ गया। पांचवी चीज ये हो सकती है कि वो हॉस्पिटल में बहुत लंबे टाइम तक रहा, घर आया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई बिकॉज उसको वेरियस चीजें हो गई। और जैसे कि एक पर्टिकुलर केस में वो हॉस्पिटल में करीब 6 महीने के लिए रहा, फिर वो उसको सेप्टिसीमिया हो गया, पैरालिसिस हो गया, वो घर आ गया और उसके बाद ही डाइड। सो इसमें वेरियस चीजें लाइक दिस, इस तरह की चीजें हैं जो पॉसिबिलिटीज हैं या चीजें हो सकती हैं एक्सीडेंट के बाद जो कवर्ड होती हैं इस पॉलिसी में। Can we go to the next slide? Raghav? Raghav, can we switch to the next slide? Yeah, ma'am, yes. So, in case किसी का sum assured suppose, और I'd like to tell you one thing, accident insurance में जो sum assured है, it can range anywhere between 1 lakh to say several crores.
लोग 5 करोड़ का भी एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेते हैं क्योंकि उनकी जो सैलरी है या उनकी जो इनकम है, इट वारंट्स कि वो ले सकता है। इनकम के 60 टाइम्स, मंथली इनकम का 60 टाइम का सम एश्योर्ड वो ले सकता है। और कई लोग तो कई इंश्योरेंस कंपनीज तो 120 टाइम्स भी अलाउ करते हैं। सो किसी की अगर मंथली इनकम सपोज 1 लाख है, 12 लाख उसकी एनुअल इनकम हो गई, तो वो 12 इंटू से 5 टाइम्स और 10 टाइम्स अपना सम एश्योर्ड ले सकता है। आजकल तो इनकम्स बहुत हाई होती हैं, सो पीपल जिनकी सपोज 10 लाख है, दे आर टेकिंग कवर्स ऑफ 4 to 5 crores also. So क्या होता है, सपोज किसी का सम एश्योर्ड 1 करोड़ है, एक करोड़ है, तो एक्सीडेंट में सपोज उसकी डेथ हो जाती है, उसको 100% सम एश्योर्ड उसके नॉमिनीज को या उसकी फैमिली को मिलता है। सपोज एक्सीडेंट में उसकी डेथ नहीं हुई और उसका एक हाथ टूट गया और वो राइट हैंड हुआ, सपोज जो राइट हैंड से उसका पूरा काम होता है, एंड ही इज सपोज टू बी 100% डिसेबल्ड, और डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है कि ये डिसेबिलिटी उसकी 100% है, तो उसको 100% सम एश्योर्ड मिल जाएगा। सपोज एक आंख चली जाती है और वो आंख की वजह से वो फिर भी काम कर सकता है, एक आंख से काम कर सकता है, उसको 50% या 1 करोड़ का उसको 50 लाख ही गेट दी कॉम्पनसेशन। ये कॉम्पनसेशन पॉलिसी है, इसलिए उसको सम एश्योर्ड जो डेजिग्नेटेड है पूरा मिल जाता है। द गुड थिंग अबाउट दिस इज प्रोसेस बहुत इजी है इसका। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर कवर्ड। एक्सीडेंट होता है, डेथ होती है, 100% सम एश्योर्ड हो गया। अगर डिसेबिलिटी होती है तो उसको बेस्ड ऑन द डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के हिसाब से उसको अमाउंट मिल जाता है। सपोज उसको डिसेबिलिटी नहीं होती है, डिसेबिलिटी होती है और वो हॉस्पिटल में रहता है 6 महीने के लिए, और 6 महीने की उसकी सैलरी नहीं मिल रही है, तो 6 महीने के लिए हाउ डज ही पुल ऑन हिज लाइफ? तो क्या करते हैं, इस पॉलिसी के अंदर उसको पर वीक एक कॉम्पनसेशन पर वीक के हिसाब से उसको 1% पर वीक के हिसाब से, सपोज 1 करोड़ सम एश्योर्ड है तो मिनिमम वो लिमिट उसमें डाली हुई है कि 5,000 पर वीक मिलेगा। बट ऑफ कोर्स जिनकी सैलरी बड़ी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पर्सन जिसकी सैलरी से 5,000 पर वीक से उसको फर्क पड़ता है, तो दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस टू हिम। हॉस्पिटल के खर्चे भी इसमें कवर्ड हैं, पर उसमें एक लिमिट होती है। इस पॉलिसी के अंदर कुछ चीजें हैं जो कवर नहीं हो सकती हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरे पास पॉलिसी है 1 करोड़ की और मैं रोड से इफ आई मीट विद एन एक्सीडेंट और मैंने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है, वो तो आई थिंक लाइफ इंश्योरेंस में भी वो लोग अलाउ नहीं करते हैं, और किसी भी पॉलिसी में कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड ड्राइविंग एक तो इलीगल है, दूसरा इट्स सेल्फ हार्म। अगर मैं अल्कोहल कंज्यूम करके ड्राइव कर रही हूँ, इट इज illegal also, and this policy will definitely not cover a person who is intoxicated, drugs या alcohol लेके चला रहे हैं गाड़ी, because आप अपने आप को ही नहीं harm कर रहे हो, you are harming the other person also, so this is definitely not covered। दूसरी चीज इसमें कवर्ड नहीं है कि सपोज किसी का एक्सीडेंट हो चुका है 4 साल पहले और उसको सपोज उस एक्सीडेंट का आज रॉड निकालना है, 4 साल बाद उसने रॉड लगा हुआ है उसके पैर में, 4 साल बाद उसको रॉड निकालना है, तो वो कवर्ड नहीं होगा। ओनली एक्सीडेंट ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड कवर्ड होता है। आज अगर मैं पॉलिसी लेके आऊं और पॉलिसी खरीदती हूँ और कल को एक्सीडेंट हो जाता है, तो आई एम कवर्ड फुली, मतलब द मोमेंट आई पे द प्रीमियम आई एम कवर्ड फुली। दूसरी चीज जो कवर्ड नहीं है, दैट इज सुसाइड। मैं सुसाइड करने, मतलब मेरे पास पॉलिसी है और मैं अपने आप को आई कंज्यूम से इंसेक्टिसाइड या ऐसे कुछ, या अपने आप को मार देती है, तो वो कवर्ड नहीं होगा। और भी चीज जो नहीं कवर्ड होगी, सपोज आई एम गोइंग एडवेंचर स्पोर्ट्स, मैं हिमालयाज में जाके एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रही हूँ, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि भाई दिस इज हाई रिस्क एंड यू विल नॉट कवर इट। अभी शुरू किया है लेटली कुछ इंश्योरेंस कंपनी से एडवेंचर स्पोर्ट्स, बट वो बहुत ही कम है और उसके लिए प्रीमियम भी बहुत ज्यादा होता है।
बिग गेम शूटिंग, हंटिंग, अगर मैं हंटिंग के लिए जा रही हूँ वहां पे कुछ हो जाता है, इट्स नॉट कवर्ड। रेसिंग नॉट एट ऑल, क्योंकि वो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स माना जाता है। वॉर और सिविल वॉर्स, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सिविल वॉर हो रही है, लोग आपस में दंगे कर रहे हैं और उसमें चोट लग जाती है, वो भी कवर्ड नहीं है। वॉर में सपोज वॉर हो रही है इंडिया पाकिस्तान एंड हमारे ऊपर शेल गिर जाता है, वो भी इस पॉलिसी में कवर्ड नहीं है, बिकॉज दैट्स कंसिडर्ड टू बी वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। सो और भी कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जो बहुत ही माइनर एक्सक्लूजन्स हैं, और वो जनरल पॉलिसीज में भी कवर्ड नहीं होते। मेन एक्सक्लूजन्स तो यही है कि इंटॉक्सिकेशन एंड ड्रग्स एंड वॉर, ये सब कवर्ड नहीं है। सो बेनिफिट्स जो हैं, मैं बता दूं कि इन केस ऑफ डेथ, जैसे पहले भी बोला था, 100% सम एश्योर्ड मिल जाता है। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन रहती है, सपोज किसी की डेथ हो गई एक्सीडेंट से और वो 4 दिन बाद इंटीमेशन जाता है इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी जो पेपर्स मांगेगी मेनली वो है FIR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बाकी तो क्लेम फॉर्म, दीज आर सेकेंडरी थिंग्स। मेन चीज वो मांगेगी इज FIR एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो अगर ये है एंड दे आर जस्टिफाइंग, दे माइट डू अ इन्वेस्टिगेशन, अगर वो करते हैं। कई बार आजकल तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करते हैं और वो दे गो बाय द FIR एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्लस डेथ सर्टिफिकेट, ये तीनों चीजें हैं, तो फिर दे पे द क्लेम। ऑफ कोर्स क्लेम फॉर्म उनको चाहिए होता है, प्लस नॉमिनी डिटेल्स वगैरह। एक हाथ, 2 हाथ, एक हाथ चला जाता है तो 50% मिलता है, 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है तो 50 लाख मिल जाएगा, 2 हाथ का नुकसान है तो 1 करोड़ मिल जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन जो खर्चे हैं वो लिमिटेड होते हैं, ओनली 40% ऑफ द हॉस्पिटल बिल पे होता है। 40% ऑफ द हॉस्पिटल बिल मतलब 1 लाख का अगर मेरा सम एश्योर्ड है तो 40% 40,000 वो इस पॉलिसी से पे करेंगे। और उसमें लिमिट सम एश्योर्ड की भी होती है कि वो ईदर 20% या 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, पॉलिसी पे डिपेंड करता है। दूसरा, सपोज एक्सीडेंट होता है और मेरी थोड़ी सी विजन खराब हो जाती है, अगर मैं मेरी 100% विजन है और मैं एक्सीडेंट के बाद में सपोज 50% देख सकती हूँ, तो 50% का सर्टिफिकेट फ्रॉम द डॉक्टर के बेसिस पे आई कैन गेट 50% ऑफ द सम एश्योर्ड। सिमिलरली कोई माइनर डिसेबिलिटी है, 1 उंगली टूट गई, 2 उंगली टूट गई, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के हिसाब से कॉम्पनसेशन मिल जाता है। These figures of compensation ये again subjective हैं on the certification of the doctor who is treating. And next, yeah. सपोज कोई टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी, कोई अगर हॉस्पिटल में 6 महीने के लिए रहा हो या 1 साल के लिए रहा हो या 2 साल के लिए भी रहा हो, पॉलिसी आपकी 1 जनवरी 2000 को शुरू हुई है और somebody is in the hospital for 2 years till 2022, उसको 1% of the sum assured, अगर sum assured 10 लाख का है, फिर भी 1% of the sum assured वो लिमिट कर देते हैं 5,000 पे, तो 5,000 पर वीक उसको मिलेगा फॉर 104 वीक्स। यहाँ पे 100 लिखा हुआ है पर 104 वीक्स तक भी मिल जाता है, मतलब 2 साल का हॉस्पिटलाइजेशन, 2 साल का हॉस्पिटलाइजेशन या घर पे ट्रीटमेंट। कोई अगर 2 साल तक ऑफिस नहीं जा पाता है तो उसको पूरे 2 साल का 1% पर वीक के हिसाब से कॉम्पनसेशन मिल जाता है। सो इट्स अ वेरी वाइड कवर, और एज आई सेड अर्लियर, इसमें बेनिफिट ये है कि आप जो प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस के लिए पे करते हैं वो अगर 10 रुपए पर लाख ऑफ कवर है, कई बार 10 रुपए भी होता है, आई थिंक द एवरेज प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस वुड बी अबाउट 2 to 3 रुपीज पर मिले, राइट? तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस में जो प्रीमियम होता है, इट विल बी फॉर डेथ कवर ओनली 40 रुपीज पर लाख। Yeah, Raghav, you have. I hope I've been very. Yeah. Please.
So I would request members to put their questions in the chat box. And मैम इससे मेरे कुछ सवाल है आपसे, बिकॉज आपकी प्रेजेंटेशन वाज स्पॉट ऑन एंड बहुत इंफॉर्मेटिव था, बट मेरे मैम कुछ क्वेश्चंस हैं. मैम, व्हाट काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स आर कवर्ड? बिकॉज मैंने सुना है कि इसमें स्नेक बाइट भी कवर्ड है, मस्कीटो बाइट भी कवर्ड है. सो इफ यू कुड एलैबोरेट मैम, कौन कौन से टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स इस पॉलिसी में कवर होते हैं? एक तो रोड एक्सीडेंट, एनी काइंड ऑफ रोड एक्सीडेंट इज कवर्ड. somebody is traveling by air, वो भी कवर्ड है. रेल से ट्रैवल कर रहा है, अगर वो एक्सीडेंट हो जाता है वो कवर्ड है. कोई रेल उसके ऊपर से चली जाती है वो भी कवर्ड है, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट सुसाइड. सुसाइड नहीं कवर होगी, पर वो कोई रेल क्रॉस कर रहा है और रेल रोड मतलब ट्रेन उसके ऊपर से चली जाती है, रोड क्रॉस कर रहा है, गाड़ी उसके ऊपर से चली जाती है. ऑल रोड एक्सीडेंट्स, रेल एक्सीडेंट्स, एयर एक्सीडेंट्स आर कवर्ड. इसके अलावा अगर मैं अपनी ट्रैक पे जा रही हूँ, नॉर्मल ट्रैक पे, नॉट एडवेंचर बट नॉर्मल ट्रैक पे, इफ आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप एंड मैं गिर जाती हूँ, वो कवर्ड है. कोई मुझे मेरे ऊपर पत्थर मारता है और मेरा चोट इतनी जोर से लग जाती है कि मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ और डिसेबल हो जाती हूँ, तो वो भी कवर्ड है. अगर मैं पैरालाइज हो जाती हूँ उस पत्थर की वजह से, वो भी कवर्ड है. मेरे ऊपर सपोज मैं किसी बिल्डिंग के नीचे से जा रही हूँ और कुछ गिर जाता है, दैट इज कवर्ड. पेड़ गिर जाता है मेरे ऊपर, वो कवर्ड है. मुझे सांप काट लेता है, वो भी कवर्ड है. मुझे मस्कीटो बाइट होती, मस्कीटो जैसे कि चिकनगुनिया और डेंगू है, डेंगू के और चिकनगुनिया की वजह से डेथ होती है, वो एक्चुअली कवर्ड है पॉलिसी में. लेकिन ये इतने मास स्केल में हो रहा था पहले कि चिकनगुनिया, डेंगू, कि इंश्योरेंस का एक क्लेम भी पे किया गया, क्योंकि पहले इट वाज अज्यूम कि ऐसे क्लेम्स नहीं पे होंगे जो मस्कीटो, इट्स नॉट कंसिडर्ड एन एक्सीडेंट. फिर एक कोर्ट रूलिंग हुई थी जिसके बेसिस पे उन्होंने कहा था कि it should be considered as an accident and you pay the claim for the person who died because of a mosquito bite. तो इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने इसको स्पेसिफिक एक्सक्लूजन में डालना शुरू कर दिया कि इंसेक्ट बाइट, स्नेक बाइट विल बी स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड. तो हम क्या करते हैं, जब भी हम पॉलिसी लेते हैं, ग्रुप पॉलिसी, तो हम उसमें ये एक्सक्लूजन, इंडिविजुअल में एक्सक्लूजन हटाना मुश्किल होता है. जब भी हम ग्रुप पॉलिसी लेते हैं तो हम पॉलिसी के टर्म्स को अच्छी तरह समझते हैं और देखते हैं कि क्या चीजें हैं जो हम हटा सकते हैं. तो हम इंश्योरेंस कंपनी से कहते हैं कि भाई ये वाला एक्सक्लूजन है जो आपने बोला है कि इंसेक्ट बाइट, स्नेक बाइट हम कवर नहीं करेंगे, प्लीज डिलीट दैट एक्सक्लूजन. तो वो डिलीट करते हैं एंड दैट सपोज कोई ग्रुप में कवर्ड है और उसकी इंसेक्ट बाइट से डेथ होती है, ही विल बी कवर्ड. दूसरी चीज है कि मैं सपोज गांव जाती हूँ या इधर शहर में, आई एम वॉकिंग ऑन द रोड एंड समबडी शूट्स मी, मर्डर्स मी, तो वो भी कवर्ड है. दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सीडेंट. Any other thing that comes into your mind जो एक्सीडेंट हो, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? मैम, मैम, इज टेररिस्ट एक्टिविटी कवर्ड अंडर द पॉलिसी? Pardon me? Terrorist activity is covered under the policy. Terrorism. Yeah. I can't. Terrorism, ma'am. Yeah. Terrorism. No. Terrorism ग्रुप पॉलिसीज में स्पेसिफिकली कवर कर सकते हैं वो लोग. वहां पे हम एक्सक्लूजन हटा देते हैं कि टेररिज्म एक्सक्लूजन डिलीटेड, बट इंडिविजुअल पॉलिसी में टेररिज्म एक्सक्लूजन होता है और टेररिज्म की वजह से डेथ, मतलब कोई सपोज समबडी कम्स एंड कोई टेररिस्ट आके मास वो करता है, इट इज नॉट पेबल बिकॉज टेररिज्म, इसका लॉजिक ये है कि टेररिज्म की वजह से जो भी डेथ्स होती हैं, they are covered by the state, by the government. मैम, हमारे साथ जितने भी लोग अभी हैं वो मोस्टली LIC का काम करते हैं या फिर वो मेडिक्लेम इंश्योरेंस का काम करते हैं. मैम, उनको ये पॉलिसी क्यों बेचना चाहिए? बिकॉज एक्सीडेंट इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ द लाइफ पॉलिसी. हम लोग एक एक्सीडेंटल राइडर लेके अपने कस्टमर को दे सकते हैं, बट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अ सेपरेट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी? एक्सीडेंटल जो आप लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी लेते हैं, जिसमें आप राइडर लेते हैं एक्सीडेंट का, तो उसमें सिर्फ ये कवर्ड होता है कि अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई
So life insurance pays you correct me if I'm wrong, they will pay you the sum assured under your life insurance plus I think if you've taken a rider तो double sum assured आपको accidental death से मिल जाता है. But the difference here is suppose आप एक PA policy उसमें आप rider की तरह ले रहे हैं accident cover, but PA policy is a separate policy totally which has other covers. उसके एक्सीडेंटल डेथ भी है, डिसेबिलिटी भी है, हॉस्पिटलाइजेशन भी है, वीकली बेनिफिट भी है, प्लस इसका जो आपका कॉस्ट है इज नॉमिनल कंपेयर्ड टू द कॉस्ट इन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. और दूसरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर ऑल लाइफ इंश्योरेंस पीपल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि लाइफ इंश्योरेंस की एक्सीडेंट का जो कवर है तभी ट्रिगर होता है जब लाइफ इंश्योरेंस का कवर ट्रिगर होता है. एम आई राइट? Yes ma'am. Yeah. So the only thing is, so main difference is यहाँ पे एक्सीडेंट का कवर ट्रिगर होता है स्टैंड अलोन. डेथ नहीं हुई तो आपकी पॉलिसी डिसेबिलिटी सपोज हो गई है, दोनों पैर किसी के चले गए, सो हाउ विल दैट पर्सन कवर हिज लॉस? So दोनों पैर if somebody loses and he gets 100% of the accidental sum assured, which you might not get in life insurance unless there is a death. Right. Ma'am, one more question. Ma'am, what is the entry age or कोई exit age है, or is it the policy's lifetime renewable? See, accident insurance में main चीज ये देखी जाती है कि whenever accident insurance आप ले रहे हो, suppose कोई 10 साल का बच्चा को आप accident insurance दे रहे हो तो उसको accident insurance he will not get because he is not an earning member. Insurance का concept ही ये है कि आपकी जो earning है उसको compensate कर रहे हैं. So, but a person who is 18 and he is working, काम कर रहा है, चाहे जो भी काम कर रहा है, उसकी कमाई के 60 times और 120 times उसको इंश्योरेंस कवर मिल सकता है. कोई अगर 70 साल का है उसको भी इंश्योरेंस कवर मिल सकता है. Okay, ma'am, could you give an idea? मैम, आप कुछ आइडिया दे पाएंगे कि इसका क्या प्रीमियम रहता है? somebody wants to buy a cover of say 1 crore rupees, life insurance में प्रीमियम is around 40,000 rupees or 50,000 rupees for a 35-year-old male. मैम, PA पॉलिसीज में कितना प्रीमियम रहता है? ओके, PA पॉलिसी में अगर आप देखें कि रिटेल पॉलिसी है, अगर इंडिविजुअल पॉलिसी है, अगर मैं और आप लेने जा रहे हो तो उसमें स्टैंडर्ड प्रीमियम रहता है. स्टैंडर्ड प्रीमियम ये रहेगा कि 1 लाख के कवर के लिए ओनली फॉर डेथ कवर आप चूज कर सकते हैं. आपको पॉलिसी चाहिए विद डेथ कवर, विद पॉलिसी विद डेथ एंड डिसेबिलिटी, वेदर आपको पॉलिसी चाहिए विद डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी और पार्शियल डिसेबिलिटी, आपको मेडिकल एक्सटेंशन चाहिए. सो अगर आप फुली लोडेड पॉलिसी ले रहे हैं जहाँ पे डेथ कवर्ड है, डिसेबिलिटी कवर्ड है, वीकली बेनिफिट कवर्ड है और हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कवर्ड है, ये फुली लोडेड पॉलिसी आपकी विल बी कॉस्टिंग 1.8 रुपीज पर लाख ऑफ कवर, सॉरी 180 रुपीज पर लाख ऑफ कवर. सो 10 लाख के लिए 1800 रुपए, 1 करोड़ के लिए 18,000 रुपए. सो 1 करोड़ के कवर के लिए यू आर पेइंग 18,000 रुपीज प्लस GST. अगर आप सिर्फ एक्सीडेंटल, I feel, yeah, if you're covering only accidental death, तो उसके लिए नॉमिनल प्रीमियम है 4,000 रुपीज फॉर 1 crore. Right. So it's very, so ma'am, very I feel so people who are not eligible for say term insurance or life insurance should be given an accidental policy. At least they will have some sort of a coverage. Absolutely. कई लोग जिनके जो जो people who have heart problems, who have कुछ ना कुछ उनको बीमारी होती है, कई बार आप रिफ्यूज कर देते हो कि हम आपको कवर नहीं करेंगे लाइफ इंश्योरेंस में. तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस में तो कवर, दे डोंट सी द प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस. वो लोग आपकी हिस्ट्री नहीं मांगेंगे, हेल्थ हिस्ट्री नहीं मांगेंगे, बिकॉज एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है. एक्सीडेंट एक बीमार इंसान का भी हो सकता है, एक फुली हेल्दी पर्सन का भी हो सकता है. सो उसमें आप एज के हिसाब से प्रीमियम नहीं लेंगे और उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से प्रीमियम नहीं लेंगे. प्रीमियम विल बी स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन. मैम, आई हैव सीन दैट प्राइवेट कंपनीज से कुछ एड-ऑन्स होते हैं आजकल. दे आर पेइंग फॉर द चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट और दे आर पेइंग फॉर द फ्यूनरल एक्सपेंसेस. So if you could explain some of these add-ons. Yeah, Raghu, whenever I take, this is my personal feeling.
और पर्सनल व्यू की दे रहे हैं, you have to see the main content of the policy and the insurer, कि आपका इंश्योरर कितना जल्दी आपका क्लेम प्रोसेस कर देता है। ये जो चाइल्ड बेनिफिट है इन एजुकेशन और फ्यूनरल बेनिफिट्स हैं या ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, ये माइनर कॉस्ट होते हैं पॉलिसी के। आपकी पॉलिसी चाहे 1 करोड़ की हो, चाइल्ड बेनिफिट विल बी लिमिटेड टू से 1 लाख और दैट विल बी अ वन टाइम बेनिफिट। या मोस्ट पॉलिसीज में कवर होता है 10,000 20,000 का कवर, एंड ग्रुप पॉलिसीज में वो लोग उसको चेंज कर देते हैं, यू नो यू कैन बिल्ड इट, पर उसमें भी बहुत लिमिटेड कवर होता है। So our concentration should be on the major things like death cover and the insurance company that is giving you the cover, अगर उसकी सर्विसेज अच्छी हैं, और दूसरा कवर आपका कितना आप लेना चाहते हैं, मेन कवर, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें तो इजीली कवर हो जाती हैं एंड उसका कोई मायने नहीं रहता है। ज्यादातर मैंने देखा है क्लेम्स में, हम ग्रुप पॉलिसीज में ये सब चीजें लेते हैं, क्लेम के टाइम पे a person doesn't even ask for these things. हमें क्योंकि आपका 5 करोड़ का क्लेम पे हो गया, वो he doesn't bother about these things. At the time of taking the policy, आप अगर ये चीजें देख रहे हैं, automatically built है, well and good. But हाँ, मेन चीजें होनी चाहिए जैसे कि death, disability and weekly benefit. Yes. Okay, मैम जनरली मैम ये पॉलिसीज आर पार्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड, जो हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसमें भी कुछ कवरेज रहता है, एंड देन जो 12 रुपए का प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल बीमा है 2 लाख रुपए का, वो भी होता है। सो मैम इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट विल ऑल द पॉलिसीज पे टुगेदर, या फिर कुछ पॉलिसीज पे करेंगी, कुछ पॉलिसीज नहीं पे करेंगी? एक्सीडेंट में सब पॉलिसी चाहिए बिकॉज इट्स अ बेनिफिट पॉलिसी, लाइक लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट पॉलिसी इज अ बेनिफिट पॉलिसी। और आपके पास अगर 4 पॉलिसीज हैं तो चारों पॉलिसीज से आपको मिलना चाहिए, एज लॉन्ग एज चारों का जो अमाउंट है इज इक्विवेलेंट टू, एंड सपोज एक कंपनी का क्राइटेरिया है कि आपका कवर मैक्सिमम 120 टाइम्स ऑफ मंथली अर्निंग है, तो वो उतने तक ही लिमिट करेगा और बोलेगा कि आपने ऑलरेडी इतना ले लिया है, वहां से आपको बियॉन्ड दिस नहीं देंगे। तो आपका जितना कवर है उसके हिसाब से, आई मीन इसकी अर्निंग के हिसाब से चारों कंपनीज कैन पे द क्लेम। आपका 1 करोड़ का सम एश्योर्ड यहाँ से है, 1 करोड़ का दूसरी कंपनी से है, दोनों कंपनी से आपको क्लेम मिल सकता है। ओके मैम, चैट बॉक्स से कुछ क्वेश्चंस आई एम जस्ट पिकिंग। मैम, इज द कवर वर्ल्ड वाइड? यस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस इज द ओनली इंश्योरेंस कवर, ऑफ कोर्स लाइफ इंश्योरेंस भी है, ओनली जनरल इंश्योरेंस कवर। जनरल इंश्योरेंस में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं लाइक हेल्थ इंश्योरेंस और यू नो WC कवर, ये सब कवर्स के अलावा वो माइंड में रखते हुए द ओनली कवर दैट इज एप्लीकेबल या जो पे करता है और जो पूरी कंप्लीट कवर है वो एक्सीडेंट कवर, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है। किसी की डेथ US में जाके होती है, उसने पॉलिसी यहाँ से ली है तो उसको पूरा कॉम्पनसेशन मिलेगा एक्सीडेंटल डेथ, और 24/7 है। ऐसा नहीं है कि ये कवर सिर्फ रोड पे जा रही हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ तब कवर्ड है। अगर मैं सो रही हूँ और मेरे ऊपर पंखा गिर जाता है तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एन एक्सीडेंट, एंड आई विल, उस पंखे से अगर डेथ हो जाती है मेरी तो मुझे 100% सम एश्योर्ड मिलेगा। सो दिस पॉलिसी इज 24/7 वर्ल्ड वाइड। ओके मैम, जैसे LIC में डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लोगों का अलग अलग प्रीमियम होता है, एक्सीडेंटल पॉलिसी में क्या जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं या फिर हजार्डस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हैं और जो लोग ऑफिस जाते हैं, डेस्क जॉब करते हैं, क्या उन सबका प्रीमियम सेम होता है या कुछ अंडरराइटिंग गाइडलाइंस है इसमें मैम? अलग होता है, हर एक कैटेगरी ऑफ लोग के लिए प्रीमियम अलग होता है, लेकिन उस कैटेगरी के लोगों के लिए फिक्स होगा, वो एज से वेरी नहीं करेगा। जैसे कि व्हाइट कॉलर्ड लोग हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आपके लिए रिस्क और ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, सो आपके लिए ये रिस्क कम है, क्योंकि आप यू आर अ व्हाइट कॉलर्ड पर्सन, आप रोड पे ओनली आने जाने का काम कर रहे हैं या नॉर्मल ट्रैवल का काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो फैक्ट्री वर्कर है
उसके लिए रिस्क ज्यादा है, बिकॉज उसका हाथ मशीन में जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम रोड ट्रैवल, वो उसकी फैक्ट्री में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ड्राइवर्स का फॉर इंस्टेंस, अगेन ही इज कंसिडर्ड टू बी हाई रिस्क कैटेगरी, तो ड्राइवर्स के लिए प्रीमियम अलग होगा। घर से जो काम करते हैं, दे आर कंसिडर्ड व्हाइट कॉलर, तो उनका भी प्रीमियम कम होगा। जो लोग आजकल एडवेंचर स्पोर्ट्स जो कवर कर रहे हैं, उनके लिए प्रीमियम इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि वो नॉर्मल एक्सक्लूजन है पॉलिसी में, बट देयर आर सम पीपल जो कवर कर सकते हैं, और रिस्क वहां पे ज्यादा है, तो द प्रीमियम विल बी वेरी हाई। मैम एक यस प्लीज राघव। मैम एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। मैम अगर किसी की डेथ हो जाती है बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट या एफआईआर नहीं होता, एक्सीडेंटल डेथ है, सो क्या उस केस में क्लेम रेपुडिएट हो सकता है, या क्या क्लेम मना कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी? किसी की एक्सीडेंटल डेथ हुई है और रोड पे हुई है, तो फिर एफआईआर तो होता ही है। दूसरा, किसी की एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम में आ जाएगा कि दिस इज एक्सीडेंट, बिकॉज जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको एक प्रूफ चाहिए होता है कि ये एक्सीडेंटल डेथ हुई है। दूसरा, सपोज कोई घर पे स्लिप कर गया, तो ना आपने एफआईआर फाइल किया ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, ऑब्वियसली, बिकॉज पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं, बट घर पे स्लिप हुआ है और वो हॉस्पिटल जाके हॉस्पिटलाइज हुआ है, उसकी टांग टूट गई है, तो क्या होता है, कई बार वो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बनाते हैं हॉस्पिटल वाले, तो वो भी चलता है। अगर मेडिको लीगल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, फिर भी somebody has got hurt घर पे, तो वो डॉक्टर की सर्टिफिकेट के हिसाब से डॉक्टर लिखता है कि भाई ही फेल डाउन, सीढ़ी से गिर गई या गिर गया, या उसके ऊपर शीशा गिर गया और उसको ये चोट आई है। डॉक्टर के सर्टिफिकेट के हिसाब से भी इट इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सीडेंट, इट विल बी पेड। सो इतने रिजिड नहीं होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, दे गो बाय द एविडेंसेस एंड दे पे। टांग टूटी है तो एक्सीडेंट तो हुआ ही होगा। हाँ, ओके मैम, देवेंद्र सिंह जी is asking in the chat, क्या police and army personnel can take this policy? People who are in the army or they are in the police services, क्या वो पॉलिसी ले सकते हैं? They can take the policy, लेकिन अगर स्टेट जैसे कि आर्मी वाले जो हैं उनके लिए अलग कवर होता है। आर्मी पीपल इन देयर एक्ट ऑफ, अगर वॉर के टाइम पे उनको चोट लग जाती है या वॉर के टाइम पे उनको कोई नुकसान होता है तो वो कवर नहीं होगा। बट इफ आर्मी पर्सन रोड पे चल रहा है और उसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो ये पॉलिसी कवर कर देगी। कॉम्बैट के टाइम पे जितनी भी डेथ्स होती हैं वो एक्सीडेंटल डेथ में कवर नहीं होगी। सिविल वॉर के अंदर जितनी भी एक्सीडेंटल डेथ्स होंगी वो कवर नहीं होंगी। बट अगर कोई आर्मी वाला सपोज घर पे है, उस स्लिप कर गया, सीढ़ियों से गिर गया, वो उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो वो इस पॉलिसी के अंदर कवर हो जाएगा। सो द थिंग इज कि जो स्टेट या वॉर लाइक सिचुएशंस है वो इस पॉलिसी में नहीं कवर होगी। ओके, गॉट इट। मैम, फॉर एग्जांपल मैम कोई अल्कोहल की वजह से डेथ हो जाती है, इफ द पर्सन इज फाउंड टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, सो इज दिस अ स्ट्रिक्ट एक्सक्लूजन अंडर द पॉलिसी, या फिर उस पॉलिसी में क्लेम? Absolutely. Alcohol, drug, all are excluded under this policy. Okay. I think life may be here, right? Right, ma'am. Right. Chronic liver failure because of alcohol consumption will not be paid. और अल्कोहल की वजह से वो ड्राइव कर रहा है और उसकी डेथ हो जाती है, अल्कोहल मतलब ही मीट्स विद एन एक्सीडेंट बिकॉज ही इज ओवर कंज्यूम्ड अल्कोहल, इट विल नॉट बी पेड। Right. Ma'am, I think we should now allow the members to ask questions. Sure. राजेश जी, अतुल जी, we are opening the house. आप लोगों को बोल सकते हैं, they can raise their hands and we can allow them to ask. थैंक यू राघव, थैंक यू मनीषा जी, आपने जो आज ये पीए का सेशन लिया ये बहुत ही वंडरफुल था। बहुत सारी नई चीजें, हम लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारी नई चीजें आज हमें सीखने को मिली। मैं आज अभी बहुत सारे लोगों के चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने डिजिटल हैंड रेज कर देंगे तो उससे ये होगा कि हम यदि ओपन के लिए कहेंगे तो हो सकता है 2-3 जने एक साथ ऑन कर लें। तो एक बारी आप अपने डिजिटल हैंड,
जिससे कि हम लोग मेरा एक क्वेश्चन है, सुनील डैंग जी को मौका दिया जाए क्वेश्चन के लिए प्लीज। हाँ सुनील जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ हेलो मनीषा मैम। हाँ जी प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। मैम एक मेरा क्वेश्चन है कि जो डिसेबिलिटी अगर 180 डेज के अंदर होती है तभी मानी जाती है, उसके बाद तो नहीं मानी जाती ना, या मानी जाती है? अगर डिसेबिलिटी सपोज कोई एक्सीडेंट होने 6 महीने वो हॉस्पिटल रहा है, पैरालाइज हो गया है, एंड द डॉक्टर ने पूरी कोशिश की है कि उसको ठीक करें, तो और नहीं ठीक हुआ 1 साल के अंदर अंदर भी, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी और उसको पूरा पे होगा। डॉक्टर का मैंने कहीं पढ़ा था 180 डेज के बाद अगर होता है ना तो वो कवर नहीं होता। No, we paid claims जहाँ पे जिसको he has been paralyzed after coming back from hospital also, और उसको permanent paralysis हो गया and certificate we got after a year. So the main thing is it should, जो भी चीज हुई है, we should prove that it is a part of the accident. अगर वो accident पॉलिसी के दौरान हुआ हो और उसके बाद डिसेबिलिटी हुई हो, चाहे वो 180 डेज है, we are able to prove that this disability is because of that accident, it will be paid. और सेकंड क्वेश्चन, आपने कहा कि अगर वो किसी भी मतलब शराब पिए हुआ है तो वो कवर नहीं होता, इसकी भी एक लिमिट होती है मैम? अगर वो 2 पैक के बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो क्लेम पेएबल होता है मैम? आई थिंक इसमें एक इंटरप्रिटेशन का इश्यू है। जब भी आपके उसमें आ जाएगा, लाइक फॉर इंस्टेंस किसी ने शराब पी हो और उसने 1 पैक ही पी हो और वो रास्ते पे जाके कोई दूसरी गाड़ी हिट कर रही है जी, तो पोस्टमार्टम में ये आ जाएगा, द कंटेंट ऑफ लिकर विल आल्सो कम इन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट कि ही वाज इंटॉक्सिकेटेड एंड ही वाज नॉट। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन कि आप पुलिस वाला क्या लिख रहा है उसमें कि गलती किसकी है, और इट्स नॉट सो हार्ड एंड फास्ट कि बंदे ने शराब पी है फिर भी धक्का किसी और ने मारा है और उसको वो गिर गया है, तो पॉलिसी तो पे करनी चाहिए। किसी और की गलती की वजह से अगर कोई मर जाता है ट्रैफिक में, और इफ द रिपोर्ट FIR is saying very clearly that he was driving normally and the truck driver was या उसको अंधेरे की वजह से दिखाने या लाइट उसकी आंखों में ज्यादा पड़ रही थी, सो जो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखेंगे या आप FIR में पुलिस लिखेगी उसके हिसाब से, अगर पुलिस लिखती है कि he was intoxicated and the alcohol level was high because of that the accident happened, तो नहीं पे होगा। Okay, थैंक यू मैम, थैंक यू। अमित पालीवाल जी। I would like to add 2 things in the presentation. पहला ये कि ये जो बच्चों को कवर करने की बात हो रही थी, इंडिविजुअली बच्चों के नाम से पॉलिसी नहीं मिलती, बट देयर आर सो मेनी इंश्योरर जो अपनी पॉलिसी, जब कोई मेजर व्यक्ति अपनी पॉलिसी लेता है तो डिपेंडेंट में अपनी वाइफ और अपने बच्चों को अप टू 50% तक इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है। मैंने लिया हुआ है। यस, टाटा AIG देता है। नहीं, और भी बहुत सारी कंपनी है, बजाज भी है, अपोलो भी है, मल्टीपल कंपनीज आर ऑफरिंग, तो इट इज पॉसिबल। दूसरा, जो डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट की बात हो रही थी, मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज, सिर्फ LIC की अगर मैं बात करूं, LIC की पॉलिसी में जो राइडर होता है, 2 तरह के राइडर होते हैं। एक 50,000 वाला जो सिर्फ ये कवरेज देता है कि एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो क्लेम का डबल अमाउंट मिलेगा, और एक ₹1,000 वाला राइडर होता है जो ये प्रोटेक्शन देता है कि एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी 50% से ज्यादा है तभी क्लेम मिलेगा, अगर उसका एक हाथ कट के अलग हो गया या एक हाथ से वो ब्लाइंड हो गया तो क्लेम नहीं मिलेगा। पूरा कंप्लीट डिसेबिलिटी 50% से ज्यादा होगा तो मिलेगा, लेकिन PA प्लान के अंदर आपका उंगली भी कटा, कान भी कटा तो भी वो क्लेम के लिए एडमिसिबल है, तो इसलिए PA प्लान लेना जरूरी है। मैं 2 बातें ऐड करना चाहता था। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। थैंक यू अमित जी। पवन जी, यू कैन आस्क, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मैं 2 चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि एक तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट किसी को लग जाता है, और एक एनिमल अटैक, जैसे मैं अक्सर देखा है कई लोगों का, मेरे 2 क्लाइंट के साथ भी हुआ कि डॉग ने अटैक कर दिया, वो बंदा को अटैक में वो उसकी बाद में डेथ हो गई, उसको रेबीज हो गया।
कवर्ड है, बिल्कुल कवर्ड है। बट उसमें कई बार ऐसा होता है कि उसका पोस्टमार्टम भी नहीं होता और FIR भी नहीं होती उसमें। डॉग से डेथ हो गई, अगर रेबीज हो गया उसको, तो फिर जब आपके डेथ सर्टिफिकेट में कॉज ऑफ डेथ कई बार लिखते हैं और कई बार नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर उसको रेबीज हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके पास डॉक्टर का रिपोर्ट होगा कि हिज डेथ इज बिकॉज ऑफ रेबीज फॉलोइंग अ डॉग बाइट, तो उस रिपोर्ट की बेसिस पे इट विल बी पेड। और इलेक्ट्रिसिटी करंट, कई बार ऐसा होता है कि घर में करंट लग जाता है तो उसको ना हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डेफिनेटली पेबल, इनफैक्ट वी बहुत सारे क्लेम्स पे किए हैं। हमारे क्लाइंट है जिसकी दे आर फैसिलिटी मैनेजर्स, वहाँ पे उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रिशियंस हैं जो वो लोग डिप्लॉय करते हैं, और उनका रेट थोड़ा हाई होता है, बट उनकी अगर इलेक्ट्रिसिटी से डेथ होती है या करंट से पैरालाइज हो जाते हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है मेरा कि अगर कई लोगों को पैरालिसिस हो जाता है ड्यू टू इलनेस, कोई मतलब अचानक से रात को सोए थे, सुबह उठे तो पैरालिसिस अटैक हो गया, तो वो क्या इसमें कवर्ड है? नहीं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेचुरल, क्योंकि पैरालिसिस कई बार लोगों के हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है, या एक स्टेज आती है very high diabetes or very high hypertension leads to paralysis also. So in some conditions they are not accidental conditions, so वो cover नहीं होगा। Accident में it is important to have an impact, external violent impact जरूरी है। Okay, thank you ma'am, thanks a lot। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं विजेंद्र हुड्डा जी को आमंत्रित करता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू, आपने बड़े गंभीरता से हमें बताया, और मैं तो ये लगा लो कि 750 पे ही मैं स्टार्ट हो गया था कि आपका हम सुनना ही है। तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया अल्कोहल की वजह से डेथ होती है तो क्लेम नहीं मिलता, बट एक व्यक्ति गाड़ी में सफर कर रहा है, ड्राइविंग कोई और कर रहा है, उसने अल्कोहल ले रखी है, गाड़ी एक्सीडेंट होगी, उसकी डेथ होगी, वो ड्राइविंग नहीं कर रहा है, तो क्या ही इज पेबल और नॉट पेबल? बिल्कुल पेबल है। अगर कोई और गाड़ी चला रहा है और जिसने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है, उसको अल्कोहल पीने से तो एक्सीडेंट नहीं हुआ ना। एक्सीडेंट तो दूसरे बंदे की दूसरा somebody else is driving and उसकी वजह से हुआ है। सो जो साथ बैठा है उसने अल्कोहल पिया है, इट वोंट मैटर। अगर वो देखेंगे कि वो ड्राइव कर रहा है तो इट विल मैटर। So its alcohol consumption per se is not illegal. Alcohol consume करके drive करना is illegal. तो next question ma'am, yeah. So Vinod Goyal ji, please unmute. Thank you. विनोद गोयल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। थैंक यू मैम, आपका बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है, और मैं लगभग 30-35 साल से ये काम कर रहा हूँ और इंटेल इंश्योरेंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। काफी थी, परंतु आज आपने काफी अपडेट किया। मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। हाँ जी। ये रहता है कि जो टेम्परेरी डिसेबलमेंट होता है, हाँ जी, सैलरी वाले का तो चलो ऑफिस से मिल जाएगा कि ये इतने दिन तक नहीं आए और उनका भी मिला, परंतु अगर वो बिजनेसमैन है तो वो कैसे प्रूव करेंगे कि भी मैं इतने दिन बैड रिटर्न रहा और मेरे को इसका कंपेंसेशन मिल, मतलब वो कैसे प्रूफ क्या देंगे? एक बात। दूसरा, लोग तरह तरह की हर एक जगह से पॉलिसी ले लेते हैं, तो क्या ऐसा कोई डिक्लेरेशन रहता है किसी पॉलिसी में, जैसे LIC में होता है, किसी पॉलिसी सारी पॉलिसीज का डिक्लेरेशन रहता है, इसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां तक मेरा ख्याल है, जिसमें कि और किसी कंपनी की डिक्लेरेशन या कहीं और उनको सर्विस में भी पर्सनल एक्सीडेंट मिला हुआ हो, तो वो कवरेज को वो कैसे पता लगे? तो क्या उनको क्लेम अलग अलग मिलेगा, या जैसे आपने कहा कि इनकम का क्राइटेरिया है जो भी है? तो दीज आर माय पॉइंट्स। नंबर 3, अगर कोई बीमार है, मतलब उसको डायबिटीज है और वो गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो ये वीकनेस है एक तरीके से उसकी, तो क्या इसको एक्सीडेंट का कॉज मानेंगे? ये मेरे क्वेश्चन हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आपका था कि अगर कोई बिजनेसमैन है और उसकी एक्सीडेंट से अगर वो 6 महीने के लिए घर बैठता है तो उसको क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सो जब आप बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, तो बिजनेसमैन भी एक उसकी भी एक पर्सनल इनकम भी होती है। सो इफ अगर कोई शॉप पे बैठ रहा है और उसकी पर्सनल इनकम ऑन पेपर नहीं ले रहा है, या शॉप पे
दो टाइप के बिजनेसमैन होते हैं, एक जो बिजनेस करते हैं और एक पर्सनल इनकम लेते हैं। जैसे कि मेरा बिजनेस है और मैं आई ड्रॉ सैलरी फ्रॉम दैट कंपनी, तो मेरी वो सैलरी मानी जाएगी। दूसरा टाइप ऑफ बिजनेसमैन होता है जो सपोज शॉप पे बैठ रहा है और वो अपना रेगुलर सैलरी नहीं लेता, वो लेता है जो भी वो ले जा सकता है। सो in a case where such a case जहाँ पे उसकी एक रेगुलर इनकम नहीं है, they will consider कि वो बंदा शॉप पे बैठता था एंड ही मतलब उसकी वजह से शॉप की आमदनी होती थी, the shop used to earn, so they will consider the shop's earning and they will pay according to that. उसमें हार्डली एनीथिंग, 5,000 पर वीक है तो 20,000 पर वीक मैक्सिमम। सेकंड आपका क्वेश्चन, आर यू सैटिस्फाइड विद दिस आंसर? या एक चीज उसको क्लैरिफिकेशन चाहूंगा थोड़ा सा। अगर बाद में करेंगे। हाँ जी मैम, आप बाकी क्वेश्चंस को भी जी। उसमें ये है कि जैसे बिजनेस की आपने कहा कि दुकान पर वो नहीं बैठ रहा है, परंतु दुकान तो चल रही है उसकी, कोई तो बैठा है, उसका बेटा बैठा है या कोई और बैठा है, तो इनकम तो उसकी जनरेट हो रही है, बट वो कैसे प्रूव, ये कैसे कहेगा कि मेरी इनकम थी नहीं थी? हाउ यू विल जस्टिफाई दैट? He is guiding the shopkeepers in any case. वो दुकान पे नहीं भी बैठ रहा तो वो शॉप को गाइड तो कर रहा है, अपने लोगों को गाइड तो कर रहा है। So he has to justify कि this is my earning. उसके ऊपर है, every person knows कि वो किस तरह प्रेजेंट करे, and if he's able to convince the and ज़्यादातर it's not a big amount, so people pay. मैम आई रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा जल्दी आंसर कीजिए बिकॉज बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या था? मल्टीपल पॉलिसीज से। सो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे डेटा नहीं मांगा है कि आपके पास कितनी पॉलिसीज हैं पहले, और वो उन्होंने अपने असेसमेंट के बेसिस पे पॉलिसी दे दी है, तो दे शुड पे ऑल द 4 पॉलिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। So I am asking Nayak Saab to unmute himself. SK Nayak जी, क्वेश्चन पूछिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम जी। मेरा ये कहना है कि मैम कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, क्या उनको हम देते हैं पॉलिसीज, अगर उनको कोई स्पोर्ट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, मान लो क्रिकेटर है, उनको बॉल लग गया और डेथ हो गया, ये कवर्ड है क्या? या तो कोई एथलेटिक स्पोर्ट्स पर्सन को मिलेगी, ये एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं है, तो इट्स अ नॉर्मल स्पोर्ट, उनको मिल सकती है पॉलिसी प्रीमियम में, उनको दे सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। संजीव पुरी जी, सवाल पूछिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। हाय, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी को कोई इंजरी हुई, स्पाइन में हुई या नेक में हुई, उसके कारण he is going coma. कोमा में पर्सन मे बी 6 months, मे बी 1 year और मोर ही रहता है, और डेथ उसकी से बाद होती, तो कितने पीरियड तक उसको हम एक्सीडेंटल डेथ काउंट करेंगे? हाँ, कितने टाइम तक, मतलब कोमा में वो 1 साल रहा, 2 साल रहा, तो कितने टाइम तक डेथ के एक्सीडेंट के कारण कोमा में वो, तो कितने टाइम तक उसको हम एक्सीडेंट डेथ काउंट करें? हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, अगर वो 2 साल कोमा में रहा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको मिलेगा कि नहीं, राइट? यस, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि अगर उसने वीकली बेनिफिट भी लिया हुआ है, तो उसके 2 साल का वीकली बेनिफिट जितना भी उसने लिया, टोटल सम एश्योर्ड उसको मिल सकता है, दोनों चीजें मिला के, वीकली बेनिफिट, और उसने अगर वीकली बेनिफिट नहीं लिया है तो पूरा, अगर 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है तो उसको पूरा 1 करोड़ मिलेगा, क्योंकि दी डेथ इज बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट। वो कोमा एक्सीडेंट की वजह से हुआ और उसकी वजह से डेथ हुई, अल्टीमेटली चाहे वो 1 साल के अंदर हुई चाहे 2 साल के, उसको पे होगा। वो सिर्फ 2 साल, वो सिर्फ 2 साल ही हो गई या उससे ज्यादा भी चले सकते हैं? मान लीजिए कोई, क्योंकि कोमा के बाद इट्स नॉट श्योर कि बंदा 2 साल चलेगा 3 साल जिएगा। हाँ, उसकी उस एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है, चाहे वो कोमा में 1 साल के बाद हुई हो चाहे 2 साल के बाद हुई है, इट विल बी पेड टू हिम। ओके मैम, आई थिंक वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, सो मैंने आपका ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाल दिया है। मैम का आईडी चैट बॉक्स में अवेलेबल है, इट इज manisha@vipulinsurance.com। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप मैम से पूछ सकते हैं, एंड मैम वुड श्योरली रिप्लाई ऑन द मेल जब भी मैम को टाइम मिलता है।
या एंड मैम आज का सेशन बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव, काफी अच्छा था. एंड ओवर टू अतुल जी नाउ एंड राजेश जी प्लीज. थैंक यू वेरी मच मैम, मनीषा मैम, आज का जो सेशन आपने लिया और इतना थैंक यू राघव, यू टू. आपने भी बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे आज के सेशन को कनेक्ट किया और लोगों को बहुत वैल्यू एडिशन मिला. मैं FERT बोर्ड की तरफ से मनीषा मैडम का और राघव जी का दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. और क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हमें समय कंस्टेंट रहता है, हम समय की मतलब हमें लगता है कि हमें समय की सब लोगों को कदर करनी चाहिए. और 8 से 9 का टाइम है तो हम ये कोशिश करते हैं कि अपना सेशन 8-9 बजे तक क्लोज करें. और आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने उस समय की सीमा को बहुत अच्छे से मेंटेन किया. जिन लोगों के भी जो क्वेश्चंस हैं वो प्लीज मैडम की मेल आईडी नोट कर लीजिए, उनको करिए. जब भी उनके पास टाइम होगा वो फर्स्ट अवेलेबिलिटी पे आपके आंसर जरूर देंगी. जो भी लोग जब भी कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई आता है तो वो डेफिनेटली वो देने के मूड में होता है, इस हालत में होता है कि उसको कंट्रीब्यूट करना होता है. तो आपके भी सभी आंसर्स मिलेंगे. और सब लोग चैट बॉक्स पे थैंक्स लिख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम आपका आज का सेशन अटेंड करके. और हमें आज बहुत थोड़ा सा मिला है, हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा ये चैप्टर है और इसमें हमें बहुत कुछ और सीखना है. तो हम नेक्स्ट अवेलेबिलिटी पे फिर आपसे एक बारी राघव से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको दोबारा से इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए. और जब ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा तो हम चाहेंगे जो हमारा एक क्वार्टरली सेमिनार होता है उसमें आपका 2 घंटे का पूरा एक सेशन रखेंगे. थैंक यू. थैंक यू सो मच. It was a pleasure interacting. In fact, questions भी बहुत अच्छे थे. थैंक यू सो मच मनीषा मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर टुडे. मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो शांति पाठ प्ले करें प्लीज. राजेश